तो मित्रों, कोटा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारी सीरीज चल रही है कि 10 मिनट में 30 क्वेश्चन हिंदी साहित्य के इतिहास के। और जितने भी साथी देख रहे हैं सबने बहुत प्यार दिया है और इतना प्यार दिया है, उन्होंने मैसेज भी किया है कि सर ये जो श्रृंखला आपने शुरू करी है ना, ये 10 मिनट में 30 प्रश्न वाली रैपिड फायर वाली जो सीरीज है, इसे आप प्लीज कंटिन्यू रखिए। साथियों, रात को 8:30 बजे आप जुड़ना मत भूलिए। इंडिया से जितने भी साथी हिंदी से अगर तैयारी कर रहे हैं और हिंदी साहित्य का इतिहास आता है, तो रात को 8:30 बजे हम लोग क्वेश्चंस की श्रृंखला लेकर के आते हैं। लाइव क्लास होती है, आप उसमें जरूर आंसर दीजिए और जरूर जुड़िएगा। ठीक है मित्रों, तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो ये रहा आपके सामने। तो आज का पहला प्रश्न देखो, पहले प्रश्न में ज्यादा कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। देखो, हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथों में काल विभाजन के लिए कितनी पद्धतियां हैं? तो कितनी पद्धतियां हैं? 4 पद्धतियां हैं, आप सबको पता है। लेकिन 5वीं पद्धति भी गिनी जाती है, पर इन मूल 4 पद्धतियों में नहीं गिना जाता। उसके बाद में देखो, किस साहित्य इतिहासकार ने जनता की चित्तवृत्ति को काल विभाजन का आधार बनाया? ऐसा कौन सा साहित्यकार है जिसने जनता की चित्तवृत्ति को काल विभाजन का आधार बनाया था? वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आगे बात करते हैं। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास को कितने कालों में विभक्त किया है? 4 कालों में विभक्त किया है। फिर देखिए आगे, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या माना जाता है? आदि काल माना जाता है। फिर आगे बात करते हैं, आचार्य शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में लगभग कितने वर्षों के साहित्य पर प्रकाश डाला था? और वो है हमारा 900 वर्षों का, या 950 वर्षों का, या 1000 वर्षों का। लेकिन अगर आंसर में जो ऑप्शन दिया हुआ है, अगर 900 वर्ष दिया हुआ है, तो उसे 900 वर्ष ही आप लगाइएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, आदिकाल का विशद विश्लेषण करने का जो श्रेय दिया जाता है, विशद विश्लेषण करने का जो श्रेय दिया जाता है, वो किसको दिया जाता है? पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी को दिया जाता है। फिर अगला प्रश्न देखिए, आदिकाल की समय अवधि क्या मानी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? तो 11वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी तक आदिकाल की अवधि मानी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, और इतना प्यार दीजिए इस सीरीज को कि मैं 30 की जगह यहां पर 50 क्वेश्चन लेकर के आऊं आप लोगों के लिए। इतना प्यार दीजिए, वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए साथियों, और भी स्टूडेंट को पता लगे। तो मित्रों, ये श्रृंखला आपकी जारी रहेगी। रात को 8:30 बजे आपकी लाइव क्लास क्वेश्चन की जारी रहेगी, और आगे भी मैं आपको जो पहला आपको मिलता है 9 बजे जो वीडियो आता है, वो आपके लिए किसी न किसी वैकेंसी की सूचना के लिए आता है, इसलिए चैनल से जरूर जुड़िएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब अगला यहां पर प्रश्न आता है, आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस क्या माना गया है? यह बहुत जबरदस्त प्रश्न है भाई, इस प्रश्न पर आपकी उंगली होनी चाहिए। यहां पर देख लो, आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस क्या माना जाता है? और आदिकाल का जो प्रमुख रस माना जाता है वो वीर रस माना जाता है। कौन सा रस माना जाता है? वीर रस माना जाता है। फिर देखो आगे, आदिकाल को बीज वपन काल, आदिकाल से संबंधित प्रश्न चल रहे हैं, सारे टॉपिक वाइज प्रश्न चलेंगे, सोच लेना। आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा गया है। फिर देखिए आगे, हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले लिखा था। हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले लिखने वाले कौन थे? शिव सिंह सेंगर। ठीक है, आगे फिर बात करते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का काल क्रमानुसार इनमें से सही क्रम बताना है आपको। तो सबसे पहले मिश्र बंधु आएंगे, फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल आएंगे, फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा, और फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख लेना। फिर देखिए अगला प्रश्न आता है यहां पर, यह रहा 1000 करोड़ का प्रश्न। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से माना जा सकता है। ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है, उदय माना जाता है, कहां से? प्राकृत के अंतिम अपभ्रंश अवस्था से माना जाता है। ठीक है, एक और प्रश्न आप लोगों के लिए जबरदस्त प्रश्न है, ये रहा, भाषा काव्य संग्रह क्या नाम है? भाषा काव्य संग्रह। ये जो कृति है, ये जो ग्रंथ है,
ये जो रचना है ये किसके द्वारा लिखी गई है? महेश दत्त शुक्ल के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? महेश दत्त शुक्ल के द्वारा। फिर देखिए हिंदी साहित्य का अतीत, यहां पर देखो हिंदी साहित्य का अतीत, ये जो रचना है या ये जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य का अतीत जो है, इसके लेखक किसको माना जाता है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र को माना जाता है मेरे मित्रों। किसको माना जाता है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र को। फिर आगे देखें यहां पर हिंदी भाषा का उद्गम और विकास, ये तो तुम बता दोगे भैया। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास किसका ग्रंथ है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, सॉरी नहीं, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी का ग्रंथ है। यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। हिंदी भाषा का, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। और हिंदी भाषा का उद्भव और विकास किसका है? उदय नारायण तिवारी का। यहां पर भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वीआईपी क्वेश्चन है भैया। कौन सा क्वेश्चन है? वीआईपी प्रश्न है ये। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं आगे। बहुत अच्छे प्रश्न है, एक बार कमेंट आप लोगों का आना चाहिए सर मजे आगे, बहुत तगड़े प्रश्न है ये। कमेंट अगर आपका आता है तो यार दिल खुश हो जाता है मेरा भी, यार कर दिया करो भाई कमेंट। चलो आगे देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में लिखित शीर्षक लेख को परिवर्तित परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में लिखित हिंदी साहित्य का विकास, यहां क्या आ जाएगा? हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक लेख को परिवर्तित परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। और यहां पर आ जाएगा हिंदी साहित्य का विकास सबसे पहले। आगे देखो फिर, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के परंपरा में मिश्र बंधुओं ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ के द्वारा। किसके द्वारा? मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ के द्वारा। फिर देखिए अगला प्रश्न, हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष किसने लिया? राजा लक्ष्मण सिंह ने। आपको पता होना चाहिए, ये प्रश्न 1000 बार पूछ लिया गया है। हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष किसके द्वारा लिया गया था? राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा लिया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। यहां पर मैं 30 की जगह 50 प्रश्न करवा देता हूं आपको, यार इतना तो प्यार दे दीजिए भाई, कमेंट आना चाहिए सर मजे आगे। एक बार तो आप प्रश्न करवा रहे हो, 8:30 बजे तो लाइव क्लास प्रश्नों की होती ही होती है, लेकिन ये रैपिड फायर जो प्रश्न है ये भी बहुत तगड़े प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न हमारा यहां पर आता है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो यहां पर अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के तृतीय प्रकरण में किसका विवेचन किया है? किसका विवेचन किया है? वीर गाथा काव्य का विवेचन किया है। याद रखना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के तृतीय प्रकरण में किसका विवेचन किया? वीर गाथा काव्य का प्रकरण किया है। हिंदी का सबसे प्राचीन छंद किसको माना जाता है? तो हिंदी का सबसे प्राचीन छंद दोहा छंद को माना जाता है। फिर देखो आगे, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 7वीं और 8वीं शताब्दी किसने माना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। जहां पर भी पुरानी हिंदी की बात आ जाती है वहां पर चंद्रधर गुलेरी की बात यहां पर 100% आती है। फिर आगे देखो, आचार्य शुक्ल ने आदिकालीन कृतियों पर विचार करते हुए कितने ग्रंथों को प्रमाणिक माना है? 12 ग्रंथों को प्रमाणिक माना है। याद रखना, आचार्य शुक्ल ने आदिकालीन कृतियों पर विचार करते हुए कितने ग्रंथों को प्रमाणिक माना? 12 ग्रंथों को प्रमाणिक माना है। फिर यहां पर देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के द्वितीय प्रकरण को क्या कहा? अपभ्रंश काव्य कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में द्वितीय प्रकरण को क्या कहा? अपभ्रंश काव्य कहा है। फिर आगे देखो, यहां पर हिंदी साहित्य के इतिहास में दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति किसने आरंभ की थी? दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही आरंभ करी थी। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि किसको माना जाता है? तो अपभ्रंश का प्रथम महाकवि स्वयंभू को माना जाता है। याद हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, संधा भाषा का अर्थ क्या होता है? इस संधा भाषा का अर्थ होता है अंतः साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा। याद रखना, बहुत बार पूछ लिया जाता है, संधा भाषा का अर्थ क्या होता है? अंतः साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा इसका अर्थ होता है।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न। 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन है? 84 सिद्धों में जो पहला सिद्ध माना जाता है वो किसको माना जाता है? वो है हमारे सरप्पा। 84 सिद्ध, सिद्ध कितने हुए थे? 84 हुए थे। उनमें उनमें से पहला सिद्ध किसको, सॉरी प्रथम सिद्ध किसको माना जाता है? सरप्पा को माना जाता है। फिर आगे देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का जो समय सीमा रहा है संवत 1300, विक्रम संवत 1375 से 1700 तक रहा है। फिर आगे देखो अगला प्रश्न, वह ग्रंथ जिसमें राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है, ये वीआईपी प्रश्न है। वह ग्रंथ जिसमें राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन किया हुआ है वह है पदावली विद्यापति की। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, कुमारपाल प्रतिबोध, ये कुमारपाल प्रतिबोध जो रचना है वो किसकी है? सोमप्रभ सूरी की, याद होना चाहिए। कुमारपाल प्रतिबोध जो रचना है वो किसकी है? सोमप्रभ सूरी की है। फिर अगला प्रश्न आता है, विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी प्रभावित रही है, बांग्ला भाषा से प्रभावित रही है। विद्यापति की पदावली किस में लिखी गई है? मैथिली में लिखी हुई है, लेकिन फिर भी प्रभावित रिया, उसका ऊपर प्रभाव रहा बांग्ला भाषा का। अगला प्रश्न है, भला हुआ जो मारिया बहिनी हमारा कंतु, लजेज तू वये सिहु भई भग्या गरु एंतु, ये प्रसिद्ध पंक्तियां किस कवि की है? हेमचंद्र की है। भला हुआ जो मारिया किसकी पंक्तियां है? हेमचंद्र की। इस तरह याद होना चाहिए। दान वाक्यावली के रचनाकार किसको माना जाता है? दान वाक्यावली के रचनाकार विद्यापति को माना जाता है। किसको माना जाता है? विद्यापति को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। विद्यापति को कृष्ण भक्त परंपरा में नहीं समझना चाहिए, ऐसा कहने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल रहे हैं मेरे मित्रों। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ जाइए। देखो यहां पर, सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज हैं, ये कथन कहने वाले कौन है? राहुल सांकृत्यायन। याद रखना ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज है, ये कथन किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन के द्वारा कहा गया है। जी आज का लास्ट प्रश्न देखिए, जिस साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश हो उससे वह साहित्य निश्चित रूप से भिन्न है, जिसमें धर्म भावना प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रही हो, ये कथन किसने कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने कहा ये कथन? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है साथियों। तो आज के ये प्रश्न हमारे 30 क्वेश्चन जो है, जबरदस्त क्वेश्चन, आपको इसमें आप भी स्पीड से पढ़िएगा और कल हम लोग पढ़ेंगे इस प्रश्न से। ठीक है मित्रों, तो आज यहीं समाप्त करते हैं इस रैपिड फायर सीरीज को और आगे फिर मिलेंगे कल। और रोज एक क्लास आप लोगों के आती है और आप भी जरूर देखिएगा इस क्लास को, चैनल को जरूर लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।